शांति शिक्षा सतत विकास के अंतर्गत कि शांति शिक्षा सतत की जो 8वां पेपर है उसके अंतर्गत हमने शांति शिक्षा क्या है पिछली क्लास में पढ़ा था और जाना था कि उसकी आवश्यकता क्यों है। क्योंकि समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें अवांछनीय घटनाएं घटित हो रही हैं, जैसे आपका सांप्रदायिकता है या आतंकवाद है या विभिन्न प्रकार की और भी गतिविधियां हैं जो कि शांति को जो है प्रभावित कर रही हैं। तो उसी के उद्देश्य के लिए कि बच्चों में शुरू से ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए कि उनके अंतर्गत इस प्रकार के कौशल मूल्य और वृत्तियों का विकास हो सके जो कि शांति निर्माण में वो अपना सहयोग कर सकें और समाज में सामंजस्य बनाए रखें और एक उत्तरदायी नागरिक बनने में अपनी भूमिका निभाएं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो आवश्यकता है वो क्या है, व्यक्तित्व विकास की बात कही थी हमने, व्यक्तित्व निर्माण की बात कही थी। तो व्यक्तित्व निर्माण की बात तो हमें बालकों में शुरू से ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना है जो कि उसको समाज में सहयोग देने के लिए और समाज में अपने आप को समाज से स्थापित करने में योगदान दे। तो इसीलिए आज हम उसी को व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन करेंगे। व्यक्तित्व के जो हमारे आज के जो प्रमुख शिक्षण बिंदु हैं, व्यक्तित्व क्या है, क्या उसकी विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, मनोवैज्ञानिकों ने। व्यक्तित्व सामाजिक विकास किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। व्यक्तित्व विकास में वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, हम जिस वातावरण में रहते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है और व्यक्तित्व के मुख्य शील गुण क्या हैं जो कि हमारे व्यक्तित्व में वो होने चाहिए। इन्हीं बिंदुओं को लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। उद्देश्य वही है कि जो सभी प्रशिक्षु व्यक्तित्व के बारे में अपनी समझ विकसित कर सकेंगे, उसको समझ सकेंगे, व्यक्तित्व की अवधारणा से परिचित हो सकेंगे और प्रशिक्षु अपने छात्रों के अंदर अच्छे व्यक्तित्व का विकास कर सकेंगे और समाज में अपनी शांति निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकेंगे। हम बात कर रहे थे अब व्यक्तित्व की, व्यक्तित्व की बात करते हैं तो आप नॉर्मली भाषा में व्यक्तित्व का शब्द का प्रयोग जो बात करते हैं अंग्रेजी के पर्सनैलिटी का प्रयोग करते रहे। जैसे कोई रास्ते से कोई अगर व्यक्ति जा रहा है, उसने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं तो ऑटोमेटिकली कहने लग जाते हैं क्या पर्सनैलिटी है। दूसरी तरफ देखें, अगर ऐसा कोई व्यक्ति जा रहा है जो दुर्लभ है और अच्छी उसने कपड़े नहीं पहन रखे हैं, देखने में सही नहीं है, तो उसके बारे में कहेंगे उसकी पर्सनैलिटी सही नहीं है। लेकिन ये एक बहुत ही पर्सनैलिटी के बारे में व्याख्या करना बहुत ही संक्षिप्त या संकीर्ण हो सकता है। पहले हम व्यक्तित्व के जो शब्द के अर्थ के ऊपर जाते हैं कि पर्सनैलिटी जो शब्द है लैटिन भाषा के परसोना शब्द से बना है। किससे बना है? परसोना शब्द से बना है, जिसका अर्थ है नकाब या मुखौटा। नकाब या मुखौटा या कह सकते हैं मास्क। क्योंकि प्राय जो पहले यूनान में लोग क्या करते थे, जो नाटक के जो पात्र थे रंगमंच पर किसी अन्य व्यक्ति का अभिनय करते थे, वो मुखौटा या नकाब पहन करके वो दूसरे का प्रयोग करते थे। वहाँ यूनान की क्या बात करें, हमारे जो भारत में भी आपने देखा होगा रामलीला होती है, तो जो व्यक्ति हैं जो विभिन्न पात्रों का जो वो अभिनय करते हैं तो हम उसको उसी में छवि देखने लगते हैं, चाहे वो राम की हो या रावण की हो या हनुमान की हो। तो परसोना का शब्द मुखौटा से लिया गया था, यानी एक बाह्य गुणों से या बाह्य आचरण को उसको अंकित करता है, उसके बाह्य गुणों और बाह्य आचरण को इंगित करता है। लेकिन केवल बाह्य गुणों को माना जाए कि वो केवल बाह्य गुण के आधार पर पर्सनैलिटी की व्याख्या कर सकते हैं तो वो बहुत ही संक्षिप्त होगा और अपने आप में पूर्ण नहीं होगा। हमें व्यक्तित्व की जब बात करते हैं तो व्यक्ति के बाहरी गुणों के साथ साथ उसके आंतरिक गुणों के बारे में भी जानना होगा। उसके आंतरिक गुणों अच्छे हैं या नहीं है पता करना होगा, तभी हम उसके व्यक्तित्व के बारे में अच्छी प्रकार से जान सकते हैं। तो हम कहें व्यक्तित्व से तात्पर्य शारीरिक गठन, रंग रूप, वेशभूषा, उसके बातचीत का ढंग और कार्य व्यवहार जैसे विभिन्न गुणों के समायोजन से लगाया जा सकता है। इसके बारे में विभिन्न जो मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषा दी है कि व्यक्तित्व के बारे में जिसे समझ सकें। तो वुडवर्थ ने कहा था कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। व्यक्ति जो भी व्यवहार करता है सुबह से लेकर के शाम तक या पूरे अपनी दिनचर्या में, तो उसकी जो विशेषता है व्यवहार की वही व्यक्तित्व है। ऐसा नहीं है कि केवल बाहरी रूप उसका जो अच्छा है और उसका व्यवहार अच्छा नहीं है तो हम उसको अच्छे व्यक्तित्व में रख देंगे। उसके व्यवहार की भी जो विशेषता है उसके अंतर्गत आते हैं।
वैलेंटाइन ने कहा था कि व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। जो व्यक्ति को जन्मजात जो कुछ प्रवृत्तियां मिली हैं और वातावरण के द्वारा वो अर्जित करता है, उन दोनों का योग है। आलपोर्ट, जो कि प्रसिद्ध परिभाषा रही है व्यक्तित्व की, आलपोर्ट ने, GW आलपोर्ट ने 1939 में दी थी। उन्होंने कहा था व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अपूर्व या कह सकते हैं अनूठा समायोजन निर्धारित करते हैं। अब इसकी परिभाषा की बात हम जब करें, परिभाषा में जो शब्द आया जैसे मनोशारीरिक गुणों का, मनोशारीरिक यानी इसके अंदर जो गुण है, क्योंकि मनोशारीरिक की जब हम बात कर रहे हैं तो मानसिक और शारीरिक दोनों पक्षों की बात करते हैं। तो जो मनोशारीरिक तंत्र की बात कर रहे हैं तो मनोशारीरिक तंत्र ऐसे तत्वों का संगठन है जो आपस में अंतक्रिया करते हैं। क्यों? हमारा जो मन करता है वही हमारा शरीर करेगा, यही एक आधार होता है। सारे शरीर का क्रिया करने का आधार हमारा मन ही है। हमारे मन में जो चीजें आएंगी वही हम उसको शारीरिक क्रिया के द्वारा उसको करते हैं। ये मनोशारीरिक गुण है। और गत्यात्मक संगठन है। गत्यात्मक संगठन की बात की जाए कि जो हमारे मनोशारीरिक तंत्र के भिन्न भिन्न तत्व हैं एक दूसरे से संबंधित होकर क्या है, संगठित हैं। उन्हें पूर्णतः अलग नहीं किया जा सकता, परंतु उसमें परिवर्तन संभव होता है। तो परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन करना जरूरी है। यानी गत्यात्मक संगठन इसीलिए कहा गया है कि उसको व्यक्तित्व को अपने व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार मनोशारीरिक गुणों को चेंज कर सके। और वातावरण के साथ उसका अपूर्व समायोजन है। वातावरण के साथ प्रत्येक व्यक्ति जो समायोजन करता है, क्योंकि प्रत्येक अपूर्व अनूठा इसलिए कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति की विभिन्नताएं अलग अलग होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के सोचने का, प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार करने का तरीका अलग होता है, इसलिए अनूठा समायोजन वातावरण के साथ ये करता है। इसके अलावा इस परिभाषा में 1960 जो है वन में थोड़ा चेंज भी जो आलपोर्ट ने किया था। उन्होंने इसके साथ वातावरण के साथ उसमें जो चीजें जोड़ी थी वो था विशिष्ट व्यवहार और चिंतन। जब व्यक्ति में प्रत्येक चीज जिसे व्यक्ति करता है उसके बारे में सोचता है और वह उस व्यक्ति की एक विशेषता है होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति अनूठा है, वह किसी व्यक्ति के बिल्कुल समान नहीं होता है। तो विशिष्ट व्यवहार इसमें शामिल किया गया था और चिंतन को उन्होंने शामिल किया गया था। तो अंत में हम यही कहेंगे कि व्यक्तित्व में सभी वो योग्यताएं आती हैं, चाहे वो बाहरी गुण हो उसके साथ साथ उसके आंतरिक गुण हो, उनको मिला करके व्यक्तित्व कहा जाता है। अब आगे बात करें संगठित व्यक्तित्व के गुण क्या हैं। जो अच्छे व्यक्तित्व की जब हम एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसकी बात हम बात करें तो उसमें आता है पहला आत्मचेतना। व्यक्ति में आत्मचेतना होना जरूरत है, यानी आत्मचेतना या कह सकते हैं स्व जागरूकता भी इसको कह सकते हैं। क्योंकि आत्मचेतना नहीं होगी, जब अपने बारे में वो नहीं सोचेगा तो वो अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। तो एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए चिंतन करने की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि आत्मचिंतन के कारण ही जो मनुष्य है जो है सर्वोच्च प्राणी में स्थान प्राप्त किए हुए। जब वह सोचेगा तभी अपने व्यक्तित्व के बारे में अपना विकास कर सकता है। अगर नहीं वो अपने बारे में कुछ सोचेगा तो वो अपना विकास नहीं कर सकता है। दूसरी बात आती है संगठित व्यक्तित्व की क्वालिटी की बात जब हम बात कर रहे हैं तो सामाजिकता। व्यक्ति में सामाजिकता होना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य समाज से रह करके अलग नहीं रह सकता, समाज से अलग नहीं रह सकता, नहीं उसकी कल्पना की जा सकती है। तो मनुष्य को समाज में रहते हुए अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आता है और उसके साथ क्रिया अंतर क्रिया करता है, इसलिए उसका व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए सामाजिकता का होना जरूरी है। हम बात कर रहे हैं कोई शिक्षक है तो शिक्षक में सामाजिकता का गुण होना चाहिए। डॉक्टर है उसमें भी सामाजिकता का गुण होना चाहिए। हाँ, बात कर सकते हैं कुछ पर्सनैलिटी जैसे लेखक है, लेखक के बारे में कह सकता है वो अपने विचारों और उनको जो लिखता है तो वो एकांत में बैठ के लिखता है और एकांत में रहता है, तो वो उसको सामाजिकता में नहीं लाया सकता। लेकिन डॉक्टर है, शिक्षक है, ये सब चीज सामाजिकता में आनी चाहिए। तो संगठित व्यक्तित्व की विशेषता है कि सामाजिकता भी व्यक्ति में उनकी व्यक्तित्व में होनी चाहिए। समायोजनशीलता, समायोजनशीलता होनी चाहिए। परिस्थिति बहुत सी ऐसी आती है जो उसके अनुकूल नहीं हो सकती है, प्रतिकूल परिस्थितियां भी आती हैं, तो व्यक्ति को परिस्थिति के अनुसार अपने आप को समायोजन करने की योग्यता भी होनी चाहिए। ऐसे व्यक्तित्व में उसके में होना चाहिए। प्रबल संकल्प शक्ति, जी कह सकते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति, तो स्ट्रॉन्ग विल पावर का भी होना बहुत जरूरी है।
जब व्यक्ति में खुद में स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी तो वह एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। अब क्योंकि किसी को जबरदस्ती किसी के अंदर, या हम जैसे विद्यार्थी के संबंध में बात करें, अगर उसको शिक्षा दी जाए, उसको दंड का भय दिखा करके शिक्षा दी जाए, तो उसको जो है दिमाग में मानसिक मानसिक जो क्रिया उसकी इतनी विकसित नहीं होगी, जो कि उसकी खुद की जो संकल्प शक्ति है जो ज्यादा होगी, तो वो ज्यादा सीखेगा। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अच्छे व्यक्तित्व के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। उसके मानसिक की बात करें तो उसकी सोचने की क्षमता, उसका मेंटल लेवल, उसका आईक्यू अच्छा होना चाहिए। साथ ही उसकी शारीरिक क्रियाएं, शारीरिक गठन है और किसी प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए। उसका शारीरिक स्वस्थ शरीर शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। मनोदैहिक तंत्र, ये भी है जो भी वही चीजें हैं, मनोदैहिक तंत्र की भी बात हम जब वो कर रहे हैं तो वही चीज आती है कि उसको जो सोच रहा है वो उसको कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके अंतर्गत वो चीजें आती हैं। प्रत्यात्मक हमने अभी बात की थी, अल्पोर्ट की परिभाषा में भी बात की थी कि व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि वो जो परिस्थिति के अनुसार वो उसको गतिशील कर सके या उसको परिवर्तन कर सके। संवेगी स्तर, इमोशनल जो बैलेंस है वो भी होना चाहिए। तो परिस्थिति के अनुसार किस प्रकार की कोई घटना घट जाए तो हम अपने इमोशन को भी कंट्रोल कर सकें। ऐसा नहीं है कि कभी जो बिना बात के हंस रहे हैं या बिना रीजन के रो रहे हैं, तो ऐसे भी जो जब स्तर नहीं होंगे तो हम अच्छे व्यक्तित्व की बात नहीं कर सकते। आपने क्लास में देखा हो कुछ बच्चे वैसे ही हंसते रहते हैं बिना रीजन के, तो वो एक अच्छे व्यक्तित्व में नहीं आता है। तो ये एक संगठित ऑर्गेनाइज पर्सनैलिटी के जो करेक्टरिस्टिक थे, क्वालिटी थी जो कि व्यक्ति में होनी चाहिए। अब बात करें व्यक्तित्व सामाजिक विकास की बात करें, तो व्यक्तित्व और सामाजिक हम विकास की बात करते हैं तो व्यक्तित्व सामाजिक विकास से तात्पर्य, हेलो, जब हम बात कर रहे हैं तो व्यक्तित्व के सामाजिक विकास से तात्पर्य वही है या उस प्रक्रिया से है कि जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित कर लेता है। व्यक्ति में सामाजिक विकास तभी माना जाएगा या उसका सामाजिक अर्थ तभी माना जाएगा कि वो समाज में अपने आप को स्थापित कर लेता है या समायोजित कर लेता है। क्योंकि आप जानते हैं व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और समाज की इकाई भी है। समाज के अनुसार ही वो अपनी क्रियाकलापों को करता है। तो समाज का व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय न तो बच्चा सामाजिक होता है ना असामाजिक होता है। जो उसको बाद की जो परिस्थितियां मिलती हैं तो बाद की परिस्थितियों के अनुरूप ही वो सामाजिक और असामाजिक व्यवहार उसके अंतर्गत विकसित होता है। अगर उसको उसकी जो सामाजिक परिस्थिति है इस प्रकार की है कि शिशु समाज के नियमों और नैतिक मानकों को आसानी से सीख लेता है, तो कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व के उसके सामाजिक पक्ष का या सामाजिक पहलू का विकास हो रहा है। और यहीं दूसरी तरफ की दूसरी परिस्थिति की बात की जाए कि बालक समाज के नियमों का ठीक ढंग से पालन नहीं कर रहा है, ठीक ढंग से उनको नहीं सीख पा रहा है, तो हम कहेंगे उसके सामाजिक विकास पूरा नहीं हुआ है, उसका सामाजिकरण अधूरा है। तो सामाजिक विकास के लिए तो जो समाज जो बालक को जो समाज में अनुमोदित व्यवहार दे रखा है उसको सीखना होगा, उसकी जो अनुमोदित सामाजिक भूमिका को निभाना पड़ेगा और सामाजिक मनोवृत्ति का सामाजिक एक्टिविटी का भी विकास उसमें करना होगा। क्योंकि आमतौर पर जो शुरू के 6 साल होते हैं, विभिन्न मनोवैज्ञानिक और विद्वानों ने बताया है कि शुरू के जो 6 साल होते हैं बच्चे के, उसी में उसके अधिकतर व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। उसी में आप उसके सामाजिक असामाजिक व्यवहार की नींव पड़ जाती है और अपनी सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप ही अपनी आवश्यकता और रुचियों पर वह नियंत्रण करता है, दूसरों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का भी अनुभव करता है। अन्य व्यक्तियों के साथ प्रभावित उनसे सामाजिक संबंध वह स्थापित कर लेता है। जो सामाजिक फलस्वरूप जो सामाजिक विकास उसका हो जाता है तो सामाजिक फलस्वरूप विकास के फलस्वरूप व्यक्ति समाज का एक मान्य सहयोगी हो जाता है, उपयोगी और कुशल नागरिक बन जाता है। घर परिवार पड़ोस मित्र और उसके मंडल जो विद्यालय है समुदाय है जनसंख्या साधन है उसके सामाजिकरण में उसके सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। तो यहाँ समझने वाली बात है कि जो समाज समाज का हमारे व्यक्तित्व विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है और जिस प्रकार का वातावरण सामाजिक उसको मिलता है उसी प्रकार उसके व्यक्तित्व में
उसको परिलक्षित होता है, व्यक्तित्व उसका दिखाई पड़ता है। अगर उसको परिस्थिति अच्छी मिलेंगी तो वो अच्छा व्यक्तित्व उसके अंतर्गत विकसित होगा, सामाजिकरण उसका होगा। अगर उसको परिस्थिति अच्छी नहीं मिलेंगी तो वो जो है उसका सामाजिकरण नहीं होगा। अब बात करें व्यक्तित्व में विकास में वातावरण का क्या प्रभाव है। जो हम वातावरण की बात कर रहे हैं, तो बच्चा जो जन्म लेता है उसके बाद उसकी वातावरण का एक प्रभाव पड़ता है। वैसे तो वातावरण ज्यादा जरूरी है। जो शांति निर्माण की बात कर रहे हैं, सामाजिक वातावरण की बात कर रहे हैं, वैसे व्यक्तित्व के जो विकास में दो फैक्टर जो है प्रभाव ज्यादा डालते हैं। जन्मजात होता है, या जन्मजात या कहें या वंशानुगत भी उसको कह सकते हैं। तो वंशानुगत में आपके जो है उसके शारीरिक रचना आ जाती है। उसकी शारीरिक रचना जिस पर निर्मित होती है वह वंशानुगति होती है। दूसरा उसकी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जिसमें आपकी पीयूष ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, और भी विभिन्न प्रकार की ग्रंथि आती हैं। उनसे जो हार्मोन उत्सर्जित होते हैं उसका प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक व्यवहार पर पड़ता है। इसके अलावा उसका नर्वस सिस्टम है, उसका भी व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है और उसके मस्तिष्क विकास में विशेष भूमिका उसकी मानी जाती है। तो आनुवंशिकता जो कारण है। दूसरा आता है वातावरण। वातावरण के अंतर्गत हम जानते हैं वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है वो उसके जो प्रमुख जो फैक्टर हैं, जैसे परिवार है, परिवार का प्रभाव पड़ता है, उसके पास पड़ोस का पड़ता है, उसके विद्यालय का पड़ता है, और उसकी आर्थिक स्थिति का पड़ता है, उसके समाज का पड़ता है, उसकी संस्कृति का पड़ता है, और जनसंचार का पड़ता है। क्योंकि वातावरण को तो आप जानते ही, जो कि हमारे और पास का जो वातावरण है उसका प्रभाव कितना पड़ता है। क्योंकि वातावरण के प्रभाव, अगर वातावरण का प्रभाव में बच्चे को अच्छा मिल रहा है तो वो बुरा होते हुए भी अब जो है अच्छा व्यक्ति हो सकता है। इसके उदाहरण बहुत सारे मिल जाएंगे। तो महर्षि वाल्मीकि के बारे में आप जानते होंगे, डाकू उंगली मार के बारे में जानते होंगे। उनके विशिष्ट वातावरण मिलने के कारण उनका जीवन बदल गया। तो वातावरण का प्रभाव बहुत हमारे जो शांति निर्माण की बात हम जब कर रहे हैं तो शांति निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। एक एक कार्य की बात की जाए, सबसे पहले करें परिवार की बात करें, तो व्यक्ति जब बच्चा जन्म लेता है तो परिवार ही उसकी जो है एक तरह से प्रथम पाठशाला होती है। और वहीं से वह सीखता है या अनुकरण परिवार के सदस्यों को करता है। जिस प्रकार का परिवार होगा, अगर परिवार में उसके प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार है, तो पारिवारिक वातावरण उसका प्रेम पूर्वक और सहानुभूति पूर्वक है, तो निश्चित ही व्यक्ति बच्चे में भी इसी प्रकार के व्यक्तित्व का विकास होगा। वह बच्चा परिवार के सदस्यों का सम्मान करेगा। और दूसरी तरफ देखें, अगर परिवार का जो वातावरण अच्छा नहीं है तो बच्चे के व्यक्तित्व पर निश्चित ही प्रभाव पड़ेगा। इसमें रॉस स्टैनर ने अध्ययन किया था। रॉस स्टैनर ने बताया था कि जो माता पिता अपने बालकों को अत्यधिक दंड देते हैं, उनके बालक जो ज्यादातर विद्रोही होते हैं, अपराधी होते हैं, दीनहीन होते हैं। इस प्रकार के बच्चे होते हैं। वो बाहर से तो नम्र दिखाई देंगे, और मार के डर के कारण बाहर से तो नम्र दिखाई देंगे या दंड के कारण, लेकिन उनके अंदर माता पिता के प्रति शत्रुता या परिवार के सदस्य के प्रति शत्रुता का भाव वो बच्चे रखते हैं। ये रॉसेस्टन ने अध्ययन किया था। इसके अलावा श्रिल वर्ट ने भी अध्ययन किया था। उन्होंने बताया था कि 60% बालक जो अपराधी या भगौड़े थे, जो उन्होंने अपराधी बच्चों पर अध्ययन किया था, उसमें 60% बच्चे ऐसे थे तो या ऐसे परिवार से आए थे जिनका वातावरण परिवार का दोषपूर्ण था, यानी अच्छा वातावरण परिवार का नहीं था। तो वातावरण जो परिवार का प्रभाव जो है व्यक्तित्व विकास पर बच्चे के ऊपर पड़ता है। इसलिए जो परिवार का जो वातावरण है प्रेम पूर्वक सहानुभूति पूर्वक होना चाहिए। परिवार के सदस्यों में स्नेह संबंध अच्छे होने चाहिए, आपस में स्नेह होना चाहिए, परस्पर आपस में विश्वास होना चाहिए, और एक दूसरे का आदर सम्मान भी होना चाहिए। तभी बच्चे का व्यक्तित्व पर अच्छा होगा। दूसरी बात करें पास पड़ोस, जब परिवार के बाद बच्चा पास पड़ोस में पहुंचता है तो पास पड़ोस का भी उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव देखने को मिलता है, प्रभाव पड़ता है। पास पड़ोस में अगर पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो उसमें निश्चित ही उनमें अच्छे गुणों का विकास होगा। इसके संबंध में हरलोक ने कहा था कि हर लोग अच्छे पास पड़ोस के कारण बच्चों में अनुशासन की भावना आ जाती है, समझदारी आती है,
उत्तरदायित्व की भावना आ जाती है, आत्मसम्मान का विकास होता है। अगर वहीं हम देखें, अगर पास पड़ोस का माहौल इस प्रकार है कि लोग झगड़ालू हैं या चोर हैं या अपराधी प्रवृत्ति के हैं, तो बच्चे भी उसका अनुसरण करते हैं और वैसे ही होने लगते हैं। तो पास पड़ोस का भी हमारे जो है प्रभाव पड़ता है। फिर आता है विद्यालय। विद्यालय के व्यक्तित्व निर्माण में, बालकों के जो व्यक्तित्व निर्माण में विद्यालय की भूमिका रहती है। कि विद्यालय में जब बच्चा पहुंचता है तो विद्यालय का वातावरण उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है और उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास वहीं होता है। अगर वातावरण विद्यालय का अच्छा है, अनुकूल है, तो व्यक्तित्व पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर वहीं वातावरण अच्छा नहीं है तो बालक में कुंठा आएगी, विद्यालय से भागने की प्रवृत्ति आएगी और उसकी उपलब्धि जो सीखने की क्षमता में कमी दिखाई पड़ेगी। इसके साथ ही विद्यालय में शिक्षक का जो आचरण है वह भी व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव डालता है। अगर अच्छा शिक्षक है, शिक्षक का आचरण अच्छा है, स्नेहपूर्ण है, संयमित आचरण है और शिक्षण एवं परामर्श में रुचि आदि, बालक के मन पर उसका प्रभाव पड़ता है। यानी क्योंकि बच्चा अनुकरण करता है, अपने शिक्षक से भी अनुकरण करके सीधा शिक्षक के अंतर्गत जिस प्रकार की क्वालिटी है वो अपने अंदर लाना चाहता है। तो ऐसी दिशा में बालक अपने शिक्षक का आदर सम्मान करता है और उसको अपना हितैषी मानता है। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो निश्चित ही क्या होगा, जो है उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ेगा। तो विद्यालय में तो सामाजिकरण की भूमिका होती है, सामाजिकरण विकसित होता है। क्यों? तो विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रवेश के बाद से आते हैं और सामाजिक प्रक्रिया वहां से स्टार्ट होती है। इसलिए सहपाठी के जो संबंध है, आपस के जो संबंध है, वह भी उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं। अब बात करें आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति का निश्चित ही प्रभाव पड़ता है, ये नहीं कह सकते कि 100% प्रभाव पड़ता है, लेकिन ज्यादातर प्रभाव पड़ता है। अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो क्या होता है कि उन बच्चों में व्यक्तित्व का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। इसके बारे में स्टेगनर ने अध्ययन किया था। स्टेगनर ने बताया था कि गरीब परिवार के छात्रों की तुलना ऐसे परिवार के छात्रों से की जाए जो मध्यम वर्ग के हैं, तो परिणाम क्या निकला कि गरीब परिवार के छात्रों में हिंसा का भाव, सामूहिक अस्थिरता, शर्मीलापन और सामाजिक अगुवाई की कमी मध्यम परिवार के व्यक्ति जो बच्चे थे उनकी अपेक्षा कम देखी गई। तो निश्चित ही आर्थिक स्थिति भी प्रभाव डालती है। अब बात करें आगे समाज की। समाज, जैसे हमने बताया था कि सामाजिक विकास की बात करेंगे, समाज में रहकर के बच्चा उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। समाज की जो भी उसके मूल्य हैं, उसके नियम हैं, कायदे हैं, रीति रिवाज हैं, परंपराएं, उसका प्रभाव जो व्यक्तित्व पर, व्यक्ति पर पड़ता है। क्योंकि तो समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी स्थिति होती है और उसके अनुरूप उसकी भूमिका वह निभाता है। ऐसा नहीं कि जो समाज की जो परंपराएं और उसी का अकॉर्डिंग ही चलना है। अगर पता जब लग रहा है कि समाज में कुछ परंपराएं गलत हैं तो उनको हम परिवर्तन भी कर सकते हैं, उनके खिलाफ आवाज भी उठा सकते हैं, वह एक अच्छे व्यक्तित्व में आएगा। अब बात की जाए संस्कृति। संस्कृति में वही है जो समाज के रीति रिवाज, परंपराएं, आदतें हैं, व्यवहार के जो मानक हैं, जो रहन सहन है, आज सभी कुछ उसके अंतर्गत आता है। तो समाज, प्रत्येक समाज की अपनी एक संस्कृति होती है और जिससे वह समाज पहचाना जाता है। व्यक्ति समाज में जन्म लेता है तो समाज की संस्कृति ही व्यक्ति की संस्कृति हो जाती है और समाज की जो संस्कृति का प्रभाव उसके व्यवहार पर और उसके व्यक्तित्व पर स्पष्ट रूप से देखा जाता है। जनसंचार माध्यमों की बात की जाए तो जनसंचार माध्यमों में आपका रेडियो, दूरदर्शन, टेलीविजन, इंटरनेट है, समाचार पत्र है, मैगजीन है, पत्र जो है, ये सभी आते हैं। ये जनसंचार के साधन है। इनका प्रभाव वर्तमान समय में काफी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि व्यक्तित्व भी जनसंचार के जो माध्यमों के प्रभाव से अछूता नहीं है। तो समाज के जो विभिन्न जो साधन है व्यक्तित्व पर निश्चित ही अप्रोच रूप से उसको प्रभावित करते हैं। अब बात कर रहे हैं व्यक्तित्व के प्रमुख शील गुणों की। प्रमुख जो शील गुण हैं उनके बारे में हम बात करें तो शील गुणों के जानने से पहले हमें शील गुण क्या है उसके बारे में हम जाने। तो शील गुण एक तरह से व्यक्ति के व्यवहार का वर्णन होता है।
क्या होता है, व्यक्ति के व्यवहारों का वर्णन होता है, या कह सकते हैं ऐसी आदत है, व्यवहार या गुण है जो स्थायी होता है और उसकी वजह से आप जाने जाते हैं। इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आपकी ईमानदारी है, कर्तव्य निष्ठा है, अहिंसा है। गांधी जी को अहिंसा के पुजारी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि वह उनमें प्रमुख शील गुण था। तो शील गुण से तात्पर्य यही है कि व्यक्ति के व्यवहार का वर्णन करने वाली उन संज्ञाओं से है जो व्यवहार के संगत और अपेक्षाकृत स्थायी रूप से अभिव्यक्त कर सकती है। इसमें ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, सहयोग, परोपकार, सत्य बोलना आदि शील गुण होते हैं। अब रावण का ही देख ले तो रावण में जो शील गुण था अहंकार का था, नेगेटिव जो शील गुण था तो वो अहंकार था। वहीं उधर कर्ण की बात की जाए तो उनमें दानवीरता थी, तो दान का जो गुण था उनका जो है उसी से वह जाने जाते थे। इसके संबंध में आलपोर्ट ने भी शील गुण सिद्धांत दिया था। आलपोर्ट ने भी जो है दो चीजें बताई थी कि कुछ सामान्य शील गुण होते हैं जो कि प्रत्येक व्यक्ति में पाए जाते हैं, कुछ विशिष्ट शील गुण होते हैं। जैसे विशिष्ट शील गुण की बात जब आती है कि वो गुण उस गुण से वो लोग जाने जाते हैं। जैसे महात्मा गांधी अहिंसा से जाने जाते हैं, रावण अहंकार से जाना जाता था, कर्ण दानी वीरता से जाना जाता था। तो वो गुण विशिष्ट जो शील गुण होते हैं। लेकिन बाद में जब कोस्टा मैक्र के 1989 की और 1987 नौरला कॉमरे 1987 इन शोधकर्ताओं के बीच इस बात की सहमति हुई कि उन्होंने 5 फैक्टर गुण माने कि ओवरऑल 5 प्रमुख गुण शील गुण होने चाहिए किसी व्यक्तित्व में। जो उन्होंने 5 गुण बताए वो हैं अनुभूतियों का खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमति जन्यता, स्नायु विकृति। इनके बारे में एक एक करके जाना है। तो अनुभूतियों का खुलापन, अनुभूतियों का खुलापन की बात की जाए यानी ओपननेस ऑफ एक्सपीरियंस। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है। अगर अनुभवों के प्रति उसका खुलापन है, अनुभवों से वो सीख रहा है तो उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, व्यक्तित्व का उसका प्रमुख गुण माना जाता है। क्योंकि जब अनुभवों से वो सीखता है तो उसके अंतर्गत एक तरह से रचनात्मकता आती है, अपनी भावनाओं के प्रति वो जागरूक होता है और तो उसके व्यक्तित्व में निखार आता है। इसके साथ ही विभिन्न परंपराएं जो समाज में उसको वो अगर उसको अच्छी लगती है तो उसको स्वीकारता है, अगर उसे बुरी लगती है उनको अस्वीकार करता है। जैसे बाल विवाह दहेज प्रथा है, बालिकाओं के साथ भेदभाव है, तो अगर उसका विरोध कर रहा है तो हम कहेंगे कि उसने अनुभवों के प्रति उसका अनुभूतियों का खुलापन है, अनुभव के द्वारा इन परंपराओं को उसने स्वीकार नहीं किया है। अगर इसके प्रमुख लक्षणों की बात की जाए अनुभूतियों के खुलापन की तो व्यक्ति में संवेदनशीलता आती है, काल्पनिक होता है, बौद्धिक होता है, सभ्य होता है और शिष्ट होता है। अगर उसके व्यक्ति के अंदर अगर अनुभूतियों का खुलापन है तो अगर अनुभूतियों का खुलापन नहीं है तो इसके विपरीत लक्षण उसमें दिखाई देते हैं, जैसे असभ्य, अशिष्ट व्यवहार, संकीर्ण, असंवेदनशील, ये गुण उसमें दिखाई देते हैं। दूसरा है चैतन्यता, कॉन्शियसनेस। क्योंकि जो व्यक्ति अपने कार्य और व्यवहार को करता है तो व्यक्ति के व्यवहार में आप देखोगे कि जो व्यक्ति चैतन्यता पूर्वक व्यवहार कर रहा है उसको अलग से दिखाई देगा, और जो बिना सोचे समझे बिना चिंतन के कार्य करता है तो वो निश्चित रूप से अलग दिखाई देता है। इसके अंतर्गत आपका आत्मनुशासित से तो लक्षण है, उत्तरदायी है, सावधान है, काफी सोच विचार कर व्यवहार वो करता, अपने अंतर चिंतन करता है कि ये हमें कार्य या व्यवहार ये करना है या नहीं करना है। तो ये इसके अंतर्गत ये प्रमुख गुण आते हैं। अगर वह नहीं सोचता है तो वो क्या करता है, कोई काम है वो सावधानी पूर्वक करेगा, बिना सोचे समझे करेगा और आधे मन से व्यवहार करेगा, तो वो निश्चित ही वो शील गुण कहेंगे कि उसमें चैतन्यता का अभाव है। फिर आता है बहिर्मुखता, एक्सट्रोवर्जन। बहिर्मुखता की बात की जाए तो युंग ने इसके प्रकार बताए थे। हाँ, जो है अंतर्मुखता और बहिर्मुखता। अंतर्मुखता में व्यक्ति एकाक प्रवृत्ति का होता है, शांत प्रिय होता है और उसको समाज से कोई मतलब नहीं होता। वहीं बहिर्मुखता की बात की जाए तो बहिर्मुखता में व्यक्ति बाहरी व्यवहार के आधार पर ही पहचाना जाता है, उसमें सामाजिकता अच्छी होती है। अगर व्यक्ति में सामाजिकता नहीं होगी तो वो सामाजिक कार्यों या सामाजिक हित या मानव हित और स्वयं के कल्याण उसका संभव नहीं होगा। तो इसके अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं आती हैं, जो बहिर्मुखता के अंतर्गत व्यक्ति सामाजिक होता है, स्नेहपूर्ण होता है, बातूनी होता है, मजाकिया होता है। अगर इसमें नहीं होंगे तो इसके विपरीत उसमें लक्षण दिखाई देंगे। जो व्यक्ति अगर बहिर्मुखता का भाव उसके अंतर्गत
नहीं होगा। तो अच्छे व्यक्तित्व के लिए बहिर्मुखता का भी होना चाहिए, बहिर्मुखताशील गुण भी उसके अंतर्गत होना चाहिए। सहमति जन्यता, सहमति जन्यता की बात करें कि व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति शंका का भाव नहीं रखता है, वरन किसी व्यक्ति के समक्ष एक तरह से संवेदनशीलता का भाव रखता है। अगर कोई आकर के किसी से मदद मांगता है, बिना सोचे समझे अगर उसकी मदद करता है, तो माना जाएगा कि उसमें सहमति जन्यता का गुण है। वो सामने वाले पर जो है विश्वास कर रहा है, उसका सहयोग कर रहा है, तो ये माना जाएगा कि उसमें सहमति जन्यता का गुण है। अगर एग्जाम्पल दिया जाए, अगर कोई व्यक्ति किसी के पास कहता है कि मेरा बच्चा बीमार है, मुझे पैसे की जरूरत है, तो अगर सामने वाला बिना सोचे समझे या बिना जाने उसको उसकी मदद करता है, तो हम कहेंगे इसमें सहमति जन्यता का गुण है। चाहे भले ही सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है, लेकिन अगर वो मदद कर रहा है तो सहमति जन्यता का गुण उसके अंतर्गत है। इसके अंतर्गत वही लक्षण है जो मैंने अभी बताया, सहयोगी होगा, विश्वासी होगा, उदार होगा, सादा सीधा होगा और उत्तम प्रकृति का होगा। अगर उसके अंतर्गत सहमति जन्यता का गुण नहीं है, तो दूसरी परिस्थिति में उसका जो विपक्षी जो गुण है उसके अंदर असहयोगी होगा, संकालु होगा, चिड़चिड़ा होगा और जिद्दी होगा, जो कि उसके व्यवहार में दिखाई देगा। अब आता है स्नायु विकृति, पांचवा जो है न्यूरोटिसिज्म। इसके अंतर्गत हम बात करें, उसका संबंध जो स्नायु विकृति का है, तो इसका संबंध जो संवेग और मानसिक स्थिति से होता है। प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक क्षमता विकास की स्थिति भिन्न भिन्न होती है और उसी के अनुरूप उसके व्यक्तित्व भी भिन्न भिन्न अलग अलग होते हैं। तुमने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को क्रोध जल्दी आ जाता है और छोटी छोटी बातों पर वह क्रोधित हो जाता है, तो हम मानेंगे उसके अंतर्गत स्नायु विकृति की दशा अधिक प्रभावी है। और दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति है उसके अंदर क्रोध नहीं आता है, तो मान लिया जाता है कि उसकी स्नायु विकृति का अभाव है। तो एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास करने की बात करें तो स्नायु विकृति का जो है अभाव होना चाहिए, तो एक तरह से सामान्य स्थिति का उसको होना चाहिए। अगर स्नायु विकृति अधिक है तो उसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं होगा। अगर इसके लक्षणों की बात की जाए, जब स्नायु विकृति का अगर उसके अंतर्गत अभाव होगा तो वो काफी शांत होगा, संतुलित होगा और रोग भ्रमी होगा। अगर उसके अंतर्गत स्नायु विकृति अधिक है तो वो क्या करेगा, वो अपने आप को सामूहिक रूप से काफी उत्तेजित, असंतुलित, रोग विरोधी विचारों को से घिरा हुआ पाएगा। तो ये पांच जो प्रमुख गुण हैं, यही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की व्याख्या करने में अपनी जो है आधार होते हैं। ये गोल्डबर्ग ने भी कहा था कि किसी भी संस्कृति में अगर व्यक्तियों के व्यक्तित्व की व्याख्या इन पांच गुणों से ही के आधार पर की जानी चाहिए या की जाती है। तो अंत में हम यही बात कर रहे हैं कि व्यक्तित्व का जो बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, तो शांति निर्माण में व्यक्तित्व का प्रमुख योगदान है। जब हम बात करते हैं सामाजिकता की, तो व्यक्ति में सामाजिकता होनी चाहिए और जो प्रमुख शील गुण है व्यक्तित्व के वो उसके अंतर्गत होने चाहिए। इसी के आधार पर वह समाज में अपने आप को आसानी से समायोजित कर सकता है, समाज के प्रत्येक व्यक्ति के साथ अपना व्यवहार अच्छा रख सकता है और अपने परिवार में, अब समाज में और देश में शांति का भाव ला सकता है। Thank you.